Welcome to the channel everyone. Today we are going to discuss the Hindu of January 2, 2023. एंड फ्रंट पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है आज के दौर में कि नहीं है, और किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान ने बेसिकली अभी एक एग्रीमेंट अपना किया था 2008 में। 2008 में इस एग्रीमेंट के तहत ये बात हुई थी कि जितने भी प्रिजनर्स हैं हमारे पास, हम दोनों के पास, हम हर साल 1 जनवरी 1 जुलाई को बैठ के आपस में एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा ये आया कि किस तरीके के प्रिजनर्स दोनों की जेलों में हैं। तो कुछ सिविलियन प्रिजनर्स हैं जो कि गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, कुछ डिफेंस पर्सनल्स हैं जो कि गायब हैं, कुछ फिशरमैन हैं, दोनों की कस्टडी में। इंडिया ने कहा कि हमें रिलीज और रिपैट्रिएशन जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। भारत के 631 मछुआरे बेसिकली पाकिस्तान की जेल में हैं। 2 इंडियन सिविलियन प्रिजनर्स हैं जिनकी नागरिकता जो है आइडेंटिफाई की जा सकी है। अब क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री का कोई व्यक्ति सिटीजन दूसरे की जेल में है तो उस कंट्री को उस अपनी सिटीजनशिप पहले इंश्योर करानी पड़ती है कि ये जो व्यक्ति आपकी जेल में है ये हमारे देश का नागरिक है। जब हमारे देश का नागरिक है वो सिद्ध हो जाता है, व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट दिस पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, then only the country which is keeping the person in the custody allows the consular access or the access to a legal representation, जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान के भी लगभग 339 सिविल प्रिजनर्स हैं इंडियन जेल में। 95 पाकिस्तानी फिशरमैन हैं, जिसमें से 71 पाकिस्तानी प्रिजनर्स का सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है, उसको भी फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस 1988 के एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का डेटा शेयर करेंगी, ताकि किसी भी देश के अंदर यह भय ना रहे कि हम पे न्यूक्लियर अटैक सामने वाला कर सकता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन इनके बीच में तब शेयर हो रहा है जब क्या हुआ है, टेंशंस बढ़ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो ये न्यूज़ GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशंस का बने रहना आज के दौर में क्यों ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि क्या भारत को अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी अपनी चेंज करनी चाहिए। वहाँ पे पाकिस्तान का रोल हमें देखने को मिलता है। तो जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं 4 मुद्दे जो है हमारे सामने आते हैं: सार्क का, तालिबान का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का और आर्टिकल 370 का। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारा मतलब है ऑब्वियसली टेररिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिंग ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज कैन नॉट हेल्प द प्रॉब्लम बिकॉज इंडियन सिटीजन्स, अ लॉट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इन पाकिस्तानी जेल ऑल्सो एंड लॉट ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस आर ऑल्सो इंडियन जेल। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स बने रहना जरूरी है। दूसरी न्यूज़ जो हम देख रहे हैं ये एक सिर्फ न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि GST रेवेन्यूज जो हैं भारत सरकार के वो बढ़ गए और नवंबर से काफ़ी ज़्यादा आ गए। यानी कि ये इस न्यूज़ के हिसाब से 10वां महीना ऐसा है जहां पे GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है। और पिछले साल के कंपैरिजन में दिसंबर 2022 को दिसंबर 2021 के साथ कंपेयर किया जाए अगर, तो 15% हायर GST कलेक्शन है। एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड कि 2019 से लेके 2022 तक में देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड इन द GST कलेक्शन। नाउ यू नो दैट GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो किस तरीके से GST ने टैक्स कंसोलिडेशन में हेल्प करी, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम बनाया और विवाद से विश्वास तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इनिशिएटिव था वो हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने में, ये आप स्टडी कर सकते हैं। फर्दर ये इसमें GST के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि ग्रॉस GST रेवेन्यू में कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल GST होता है, स्टेट GST होता है, इंटीग्रेटेड GST होता है और सेस होता है। सो यू कैन स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ GST फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन द GST काउंसिल, सो यू कैन स्टडी अबाउट द GST काउंसिल ऑल्सो। फर्दर ये महबूबा मुफ्ती जी को री इशू करिए उनका पासपोर्ट, ऐसा जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा। पासपोर्ट एक्ट्स के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन मार्क की नज़र से देखा जाता है तो उसका एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है जिसको कंसीडर करने के बाद एक पासपोर्ट ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को मना कर सकता है पासपोर्ट इशू करने से। यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया पासपोर्ट ऑफिसर ने, CID के कहने पे महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट मना कर दिया गया। CID स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट है ये। और
जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना काफ़ी गलत हो जाएगा महबूबा मुफ्ती के लिए, बिकॉज ये उनका जो फ्रीडम टू ट्रैवल है ना, उनकी फंडामेंटल फ्रीडम जो है वो छीन रहा है। तो यहाँ पे 6 हफ्ते का समय दिया है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कि आप उस चीज़ को रिकंसीडर करें और महबूबा मुफ्ती को उनका पासपोर्ट हो सकता है तो दें। अब प्रॉपर है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके आधार पे डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पासपोर्ट एक्ट पढ़ सकते हैं और GS2 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस GS2 में मेंस पेपर में नहीं है, ज़्यादातर प्रीलिम्स पेपर में है। तो आप पासपोर्ट एक्ट को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चौथी न्यूज़ जो हमारे सामने है ये GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये है भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल के ऊपर। हम सबको पता है 2018 में काफ़ी बवाल हुआ था महाराष्ट्र में मराठास के बीच में और दलित कम्युनिटी के बीच में। जब भी हम भीमा कोरेगांव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पुणे शहर क्लिक करना चाहिए। ये फोटोग्राफ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये भीमा कोरेगांव का रण स्तंभ है, यानी कि विक्ट्री मेमोरियल, जिसको हम ओबेलिस्क कहते हैं इंग्लिश में। ये बनाया गया था जब मराठा बुरी तरीके से हारे थे, किससे? अंग्रेजों की फौज से। अब भीमा कोरेगांव में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है मेहर कम्युनिटी। इन मेहर कम्युनिटी ने बहुत समय तक पेशवास को, मराठास को अपनी लॉयल सर्विस दी, लेकिन फिर ये जो मराठास थे, पेशवास थे, बाजीराव द्वितीय के अंडर इस जमीन को अटैक करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए आ गए। अब दलित कम्युनिटी ने अंग्रेजों की फौज का साथ दिया और बुरी तरीके से पेशवास को खदेड़ा। तो आज ये एक सिंबल हो गया है, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया है दलित कम्युनिटी के प्राइड का, दलित कम्युनिटी के गर्व का। होना भी चाहिए। एक कम्युनिटी जो कि काफी सालों से ऑप्रेस्ड है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, एटलीस्ट उसके पास कोई एक बैटल है अपने प्राइड को, अपने गर्व को दिखाने का, बढ़ाने का। ये बैटल जो है ये 1818 में हुआ था, पेशवा फोर्सेस जहां पे हारी थी। और ये रिवॉल्यूशन में कब बदल गया? जब 1 जनवरी 1927 को अंबेडकर साहब इस प्लेस को विजिट किए। और ये भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल पे हर साल लोग यहाँ पे आते हैं, 205th एनिवर्सरी है। हम इसको हिस्ट्री में कहाँ पढ़ सकते हैं? जहाँ पे हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें ये बैटल देखने को मिलेगा। तो GS1 से ये बैटल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको थोड़ा सा सोसाइटी से कनेक्ट करके दलित कम्युनिटी के कभी भी आंसर्स में, SC ST के आंसर्स में, जैसे कि ST में नहीं लिखते हम अलूरी सीताराम राजू के बारे में लिखते हैं, तो GS जहाँ पे भी हम SC की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल के बारे में लिख सकते हैं ऑब्वियसली। फर्दर इसके बाद अगर हम आगे एक्सटेंड करें अपने करंट अफेयर्स को, तो यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के बच्चों को कहा है कि आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ये क्यों आया न्यूज़ में? क्योंकि क्या है, 2022 में करीब करीब 15 बच्चों के सुसाइड की खबर जो है वो सामने आई थी। 15 बच्चों के सुसाइड की खबर। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोटा बूंदी इलाके से, इसलिए इन्होंने कोटा के बच्चों को अपना संदेशा दिया कि जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, और जो डिटरमेंट है, दृढ़ निश्चय जिसका है, मेहनत कर रहा है, वो कभी फेल नहीं होगा। इनसे सवाल पूछा गया कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में जो प्रमोशन का मीडियम चल रहा है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का जो टसल चल रहा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इन्होंने कहा देखिए, पार्लियामेंट में सारी खबरें जो हैं, सारी बातचीत जो है, सब कुछ है, वो सब अंग्रेजी में होता था, पर जब से मैंने हिंदी बोलना चालू किया 90% लोगों ने हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो हुई न्यूज़ की बात, लेकिन अब हम इसको GS2 में क्या पढ़ें, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ें? तो हम स्पीकर की पावर और स्पीकर की एलिजिबिलिटी को पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस के साथ। तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर लेट्स मूव अहेड। ये एडिटोरियल आप पढ़िएगा, इंडियाज डिलेमा इन एन एशियन सेंचुरी, और बेसिकली ब्राज़ील के नए जो वहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए हैं लुला डा सिल्वा, उनके ऊपर ये दोनों एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल है, ये इंडिया चाइना और 1962 के ऊपर है, ये वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साउथ डिवाइड के ऊपर है। हालांकि जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैंडेटरीली रीड करने के लिए, वो ये वाला एडिटोरियल करूंगा कि बैड लोन्स यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम है हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नजर आ रही है। हुआ क्या था,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई थी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका काम था इन सभी बैड लोन्स को रिकवर करने का। ये बैड लोन्स कैसे रिकवर करते हैं? किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास अगर बहुत सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो ये उसको खरीद लेते हैं, रिकवर करते हैं और फिर सारा पैसा वापस कर देते हैं। एनएआरसीएल किसी भी तरह की प्रॉफिट ओरिएंटेड बॉडी नहीं है। तो क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई देगा कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उस तरीके के लोन्स होते हैं जो कि बोरोवर पे नहीं कर पाता है सही समय पे। अगर 90 दिन तक कोई भी लोन पे बैक नहीं हुआ, ओवरड्यू हो गया, तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? सो विल ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल बिकॉज इससे रिलेटेड एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है। हैज इंडिया टाइडेड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स? तो दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देगा। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डीप फेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बात है, सो यू ऑल्सो ट्राई टू रीड अबाउट इट। ये साइबर सिक्योरिटी और इन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हो सकता है कि ये प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिले, क्योंकि डीप फेक्स लगातार मैं द हिंदू न्यूज़पेपर में छठी बार 6th टाइम आई एम विटनेसिंग डीप फेक्स इन द हिंदू न्यूज़पेपर इन सम वे और द अदर। सो विल ट्राई टू यूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर डीप फेक्स। ठीक है, फर्दर यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए अग्रीमेंट हुआ है। और माइग्रेशन और मोबिलिटी का एग्रीमेंट क्यों हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। 15,000 से ज़्यादा भारतीय ऑस्ट्रिया में इलीगली रूप से रह रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं और उनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन ऑस्ट्रिया नहीं दे सकता है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। इंडिया, फ्रांस, यूके, फिनलैंड, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप करने की बात कर रहा है। उसका सीधा कारण यह है कि भारत से बहुत संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पे लोग काम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं और इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहा है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्रीमेंट्स हैं वो रेगुलेट करेंगे वीज़ास को, प्रोफेशनल्स के और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के, और हर साल रिव्यू करेंगे। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो कि इसको रिव्यू करेगा। अब बात करें अगर हम रिलेशंस की, तो रिलेशंस में भारत का कोई भी मंत्री पिछले 27 सालों में पहली बार अभी ऑस्ट्रिया गया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात करेंगे एस जयशंकर साहब। एक ट्राइलेटरल फॉर्मेट, स्लावकॉव नाम का ट्राइलेटरल फॉर्मेट भी है, वो हुआ जहां पे चेक और स्लोवाकिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिया में वियना है, कौन सा शहर है? वियना। और वियना में लोकेटेड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो उसके चीफ राफेल ग्रॉसी, उसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के साथ भी मुलाकात करेंगे। राफेल ग्रॉसी के साथ इस साल 3 मुद्दे सुनने में आए। पहला, ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में जब है अटैक हुआ उसमें रशिया का, तो डायरेक्टर जनरल तुरंत यूक्रेन गए दौड़े दौड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिव्यू करने के लिए। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली मतलब पावर लाइंस अगर बंद हो जाएं तो उसका जो मॉडरेटर होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करता रहता है, वो काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट मेल्ट डाउन कर जाएगा और न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है। अगर रोड्स डिस्ट्रॉय कर दी गई बॉम्ब से, बॉम्ब ब्लास्ट से, जिससे भी, तो डीजल नहीं पहुंच पाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट तक और वो भी खतरनाक हो सकता है यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए। इंडिया ने इस पे कंसर्न रेज किया था। हाँ, साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के साथ भी चर्चा कर रही है, जहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिव्यू करना है। ईरान को वापस अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में लेके आना है, जो कि उनका हुआ था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से खुद को विड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब जोई बाइडेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ईरान वापस इस एग्रीमेंट में आ जाए, पर ईरान अब अपनी शर्तों पे आना चाहता है। कोशिश कर रहे हैं ईरान को रोकने की कि वो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वेपन्स ग्रेड कैपेबिलिटी में ना बदले, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ना बनाए। ये अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तीसरी बात, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि राफेल ग्रॉसी से ऑब्वियसली एस जयशंकर जो हैं 2016 में मिल चुके थे, तो राफेल ग्रॉसी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के चेयर चीफ थे।
तो ये तो हो गई स्टोरी की बात, पर हमें पढ़ना क्या चाहिए। अब हम GS2 के जब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो ये एक मेजर न्यूज़ है, जहाँ पे हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हमें JCPOA के बारे में पढ़ना चाहिए, जो कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है ईरान, IAEA और USA के बीच में। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसी खबर आ रही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत में किसी भी तरीके से रिलीजियस फ्रीडम के साथ इंटरफेयर कर सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ज़रूरी है? क्या ये यूनिटी को डिसरप्ट करेगा या प्रमोट करेगा? क्या एक डाइवर्स सोसाइटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड वैलिड है? गोवा में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ट्रांसजेंडर्स को, LGBTQ कम्युनिटी को भी अधिकार मिल सकता है? क्या यह भारत सरकार का एक तरीका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तो मेजॉरिटी को सपोर्ट करेगी? इस तरह के डिबेट्स हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और ये आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पे आंसर बिल्डिंग में आपको मदद करेगा। ये GS2 में भी मदद करेगा, ये आपको GS3 में भी मदद करेगा, जहाँ पे हम बेसिकली सोसाइटल एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं। बट आप इसको GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी वेट करिए, अभी आंकड़े आए नहीं हैं, भारत सरकार ने कुछ कहा नहीं है, तब तक हम वेट करेंगे। इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच ली जा रही है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में बढ़ गया है, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर सामने आई है, ये टू 8.3%। इस न्यूज़ में कुछ मेजर नहीं है, लेकिन हम फैक्टर्स कोशिश कर सकते हैं कि क्यों बढ़ा, जिसके बारे में इस न्यूज़ में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडिटोरियल में या पर्टिकुलर आर्टिकल में कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ा। ऑब्वियसली कोविड एक बहुत बड़ा कारण है, और भारत सरकार का पूरा फोकस सिर्फ GDP ग्रोथ पे है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्या रीज़न है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, बट हम इसको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्दर एक अलग न्यूज़ आई यहाँ पे हमारे पास, डीलिमिटेशंस कैन प्रोवाइड सेफ गार्ड इन असम। डीलिमिटेशन कैन प्रोवाइड सेफ गार्ड इन असम। नाउ व्हाट इज अ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, यहाँ पे हमको समझना ज़रूरी है। देखिए, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती क्या है, जब भी मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, डीलिमिटेशन है क्या, जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीस्ट्रक्चर किया जाए बढ़ती पॉपुलेशन के साथ। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया A, जिसके अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन है 10 लाख। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 लाख पॉपुलेशन पे है, यानी 1 लाख लोग पे, 1 लाख लोग पे एक नेता चुना जाएगा। अब अगर यही पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ के 15 लाख हो गई, और रिप्रेजेंटेशन हमें एक ही जैसा रखना है, यानी कि 1 लाख पे एक मंत्री होना चाहिए, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्रिएट करनी पड़ जाएगी ना, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और क्रिएट करनी पड़ जाएंगी। तो जब भी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ से कि नेता जो खड़े होते हैं उनका क्षेत्राधिकार डिसाइड किया जाता है, उसी एक्सरसाइज को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। तो हमें डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है। और यहाँ पे आसाम अकॉर्ड के बारे में भी आपको चर्चा मिलती है, और यहाँ पे सिटीजनशिप जो इंडियन पॉलिटी में है वो भी आपके सामने आएगा, बात सामने आएगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन जो है एक तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। बेसिकली क्या हुआ है, जब NRC की बात करी थी ना भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब NRC की बात करी, और तो हुआ क्या, करीब करीब 19 लाख लोग अपनी सिटीजनशिप वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए, और उनको उस डेटा से बाहर कर दिया गया, और काफ़ी विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बेसिकली कहा कि NRC एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें 1600 लगभग करोड़ रुपए समथिंग लगे, और एक ड्राफ्ट ऑफ सिटीजन्स प्रिपेयर हुआ अगस्त 19 में। 3.3 करोड़ पीपल वर एलिजिबल, 19 लाख पीपल वर लेफ्ट आउट।
Now this raised a very big question because these people were not able to submit documents that could prove their citizenship beyond reasonable doubt. भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में डीलिमिटेशन को अपोज किया था 2008 में, क्योंकि डीलिमिटेशन कराने से होगा क्या, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे और उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पे हो सकता है. क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी में चेंज हो गया है अगस्त 25 1971 के बाद, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान बांग्लादेश से इस जगह पे आसाम में रहने आ गए हैं. डेमोग्राफिक चेंज होने का मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बदलाव आना, वोटर बेस में बदलाव आना और नेतृत्व में बदलाव आना. तो ये काफ़ी बड़ा एक सोशल इशू, एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है. ये इसलिए यहाँ पे डिलिमिटेशन कराना शायद ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है. ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से थोड़ा सा हट के अपनी सीट को परमानेंट सिक्योर कराने जैसा समझ में आ रहे हैं. आसाम अकॉर्ड 1985 में हुआ था, जहाँ पे ये कहा गया था कि ये कट ऑफ डेट अगस्त 25 डिसाइड की जा रही है सभी लोगों के लिए, और जो कि बेसिकली भारत के नागरिक अगस्त 25 के पहले आए तो भारत के नागरिक के बाद में आए तो अप्लाई करोगे, 12 महीने से यहाँ पे रहने चाहिए, और अगर नहीं तुम पाए गए कि तुम इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करके रह रहे हो तो तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा. आसाम में अभी 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.11 लाख वोटर्स होने चाहिए. 2.55 करोड़ पीपल हैं 2001 में. सेंसस 2011 के डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है. अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बिना नया सेंसस हुए किस तरीके से करा रहे हैं ये चीज़ पता नहीं, बट ठीक है. आप सिटीजनशिप के बारे में GS2 में, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में रीड कर सकते हैं. फर्दर हम बढ़े. प्रधानमंत्री साहब 108 इंडियन साइंस कांग्रेस होस्ट करेंगे, तो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी यहाँ पे. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम फील्ड्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात होगी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इज द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर सेमिनार. चिल्ड्रन की साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी, फार्मर्स की साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाएगी और ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जो कि नागपुर में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होगी. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो बेसिकली डीप सी मिशंस के ऊपर बात करेगी, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात करेगी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मरीन इकोसिस्टम से क्या मिल सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी. साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 21 लाख इक्विपमेंट देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और भारत अपने साइंस विजन 2023 को प्रपोज करेगा, जहां पे इंडिया को 2047 में कैसा होना है उसके ऊपर बात की जाएगी. इसरो अपने एक्सप्लोरेशन मिशंस पे, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पे और गगनयान प्रोग्राम जो कि 2024 तक कंप्लीट करना है उस पे भी डिस्कशन करेगा. उसके बाद जो दूसरी खबर हमें समझ में आती है, सेंटर स्टेट्स टू जॉइन हैंड्स टू प्रमोट मिलेट्स कंजम्पशन. ये अगेन हम इसको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे भारत सरकार के ही कहने पे, इंडिया के ही कहने पे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में. मिलेट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में राजस्थान में होता है. मिलेट्स कोर्स ग्रेन होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट कम रहता है बट न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा देते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रो कराना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ दलिया खाते हैं, है ना. तो इन एन एफर्ट टू प्रमोट कल्टिवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स ऑन अ लार्जर स्केल, द गवर्नमेंट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इन अक्रॉस ऑल स्टेट्स. तो यहाँ पे आप रीड करेंगे इसके बारे में. मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज by virtue of their mammoth potential to generate livelihoods, increase farmers' income, and ensure food and nutritional security all over the world. So it's not just about nutritional security, it's also about farmers' income, it's also about creating more livelihoods, new forms of, you can say, production. So this is the importance of millet. Fit India ऐप के ऊपर भी यहाँ पे आपको डिस्कशन दिखाई देगा. यहाँ पे लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मीटिंग होगी, तो हम उसको रीड करेंगे. तो यहाँ पे आज का द हिंदू एनालिसिस हम रैप अप करते हैं. हमने इसको बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स बताए हैं पढ़ने के लिए. एक बार आप उन टॉपिक्स को रिकैप मारिए. हमें सार्क के बारे में, तालिबान के बारे में पढ़ना है,
पाकिस्तान के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन बना के रखना ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ना है। इंडिया पाकिस्तान का 2008 का एग्रीमेंट काउंसिलर एक्सेस का, 1988 का एग्रीमेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, उसके बारे में पढ़ना है। फर्दर हमें जीएसटी काउंसिल के बारे में रीड करना है। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी के बारे में हम रीड करेंगे। किस तरीके से टैक्स कंसोलिडेशन, यूनिफॉर्म टैक्सेशन, विवाद से विश्वास जीएसटी के अंदर लागू किया जा रहा है, किस तरीके से वो भारत की इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, हम उसके ऊपर एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पासपोर्ट एक्ट्स को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। थर्ड, एंग्लो मराठा वॉर पे देखेंगे, भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में देखेंगे। और दलित कम्युनिटी के लिए अगर हम कुछ लिख सकते हैं 100 शब्दों में तो हम उसको आज लिखने की कोशिश करेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे स्पीकर की पावर्स को कंपेयर करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है स्पीकर का उसको देखेंगे, और यहाँ पे हमें बैड बैंक्स और बैड लोन्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई GS3 से। फर्दर हम यहाँ पे JCPOA के बारे में, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में विल ट्राई टू स्टडी। मूविंग फर्दर अहेड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड why the unemployment rates are growing higher in India. Further, if we move ahead, we will read about delimitation exercise in India. We'll try to read about citizenship from prelims point of view, and we'll also read about National Register for Citizens. Moving further ahead, we'll try to read about how millet production can help for increasing farmers' income, livelihoods, and promoting nutritional security. So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's newspaper analysis of 2nd January. I'll see you guys in the next.